वो सिर्फ काम वाली नहीं, इस घर की सदस्य भी है। ये क्या, आज काम वाली कांता नहीं आई? पूरा घर गंदा पड़ा है। झाड़ू पोछा और बर्तन देखकर रेनू का सिर चकरा रहा था। ये सब उसे करना पड़ेगा। घर के बाकी काम करे या इन कामों में लगे। रेनू सोच ही रही थी कि तभी घंटी बजी, और ऐसी लगातार घंटी कांता ही बजाती है। वो समझ गई थी बाहर उसकी काम वाली ही है। उसने फटाफट दरवाजा खोला और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह, तू आ गई। आज तो बड़ी देर लगा दी। मुझे तो लगा आज आएगी ही नहीं। अरे रेनू दीदी, कैसे नहीं आती? वो तो 5वें मंजिले की मेम साहब ने रोक लिया था। उनके हाथों पैरों में बहुत दर्द था तो मैंने मालिश कर दी। अब तेल से सने हाथों से आपको फोन नहीं किया और ना ही आपका फोन उठा पाई। तू तो मुफ्त में सबकी सेवा करती रहा कर, और तुम्हें हर काम के पैसे बना लेती हैं, और तू अलग से काम करके भी पैसे नहीं लेती है। रेनू दीदी, पैसे तो मैं भी कमा सकती हूँ, पर व्यवहार भी तो कोई चीज होती है। व्यवहार और रिश्ते भी जीवन की पूंजी होते हैं। बस वही कमा कर रखती हूँ, और पैसे तो आप सब कामों के बदले दे ही देते हो। फिर इतना पैसा लेकर रखूंगी भी कहाँ? मेरी झोपड़ी तो छोटी सी है, और खुद की बात पर हंसने लगती है। अच्छा, बहुत हो गया। अब जल्दी से चाय बनानी है, तो तू पहले बर्तनों को साफ कर दे। आज रविवार अलग है। अभी तो सभी सोए पड़े हैं। उठते ही हाहाकार मचा देंगे। सबको अपनी पसंद का नाश्ता चाहिए। कांता रेनू की बात सुन रही थी और अपना काम भी कर रही थी। फिर बोलती है, आपको पता है 7वें मंजिल वाली मेम साहब माँ बनने वाली हैं। मुझे तो नहीं पता, पर ये सब तुझे कैसे पता चल जाता है? रेनू ने पूछा। वो मैं जगह जगह काम करती हूँ तो सब खबर रखती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कांता से कोई बात छुप नहीं सकती, और वो अपना काम भी निपटाती रहती है। अच्छा चल, ये बातें छोड़, पहले चाय पी ले और साथ में ये पकौड़े भी खा ले। आज नाश्ते में यही बनाया है। लेकिन दीदी, आप मुझे सबसे पहले पकौड़े क्यों दे रही हैं? अभी तो किसी ने भी नहीं खाए। बाद में बचे तो दे देना। देख, अभी कोई उठा ही नहीं है। गर्मा गर्म बना रहे हैं तो हम दोनों तो खा लेते हैं। मुझसे तो पकौड़े बनाने के बाद सब्र नहीं होता है। और ये क्या कहा कि बाद में बचेंगे तो दे देना? मैंने तेरे लिए भी बनाए हैं, और दोनों पकौड़े खाने लगी। दीदी, अब चलती हूँ, घर जाना है। छोटे बच्चे हैं, आज तो मर्द भी घर पर है। जाकर खाना पीना बनाना है। ये बोलकर कांता चली गई। रेनू भी अपने बाकी के काम करने में लग गई। अगले दिन बच्चे स्कूल गए और सुमित ऑफिस चले गए। रोज की तरह रेनू कांता का इंतजार करने लगी, पर कांता काफी देर तक नहीं आई। फिर उसने 5वीं मंजिल पर रहने वाली वर्मा आंटी और 7वीं मंजिल पर रहने वाली सीमा भाभी से पूछा, तो दोनों ने मना कर दिया कि आज तो सुबह से कांता नहीं आई है। हम फोन भी कर रहे हैं, पर वो फोन नहीं उठा रही है। अचानक कांता के जाने से सबका काम रुक सा गया था। फोन की घंटी दोपहर तक तो गई थी, पर शाम होते होते फोन स्विच ऑफ आने लगा था। अब तो रेनू को और भी चिंता होने लगी। कम से कम कहकर जाना चाहिए था। कोई परेशानी होती तो बताना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि फोन भी नहीं उठा रही है? रेनू की चिंता देखकर सुमित हंसने लगा। अरे, काम वाली बाई की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? 2-3 दिन देख लो, वो नहीं आए तो दूसरी लगा लेना। काम वाली ही तो है। पैसे दोगी तो 10 आ जाएंगी। अपनी सोसाइटी में काम वाली बाइयों की कोई कमी तो नहीं है। बेकार की इतना तनाव ले रही हो। सुमित, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि वो काम वाली बाई ही तो है, पर वो अपने घर की सदस्य की तरह है। जब हम पर मुसीबतें और परेशानियां आई थीं, तो यही कांता हमारे साथ खड़ी थी। तब ना तुम्हारे घर से कोई आया था
और ना ही मेरे घर से कोई आया था। तुम इतनी जल्दी सब कुछ कैसे भूल सकते हो? तुम्हें याद नहीं, जब मेरे पेट में मायरा थी तो यही कांता मेरा एक बहन बनकर कितना ख्याल रखती थी। डिलीवरी पर तुम्हारी मम्मी ने भी आने से मना कर दिया था, और मेरी तो मम्मी है ही नहीं, भाभी ने भी ना आने के बहाने बना दिए थे। जब मैं मायरा को अस्पताल से लाई तो यही कांता थी जिसने हमारी देखभाल की थी। दिन भर घर पर रहती थी और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। बाद में बड़ी मुश्किल से पैसे लिए थे, पर इतनी देखभाल कोई अपना ही करता है। तुम तो ऑफिस चले जाते थे, मुझे तो बच्चे संभालना भी नहीं आता था। तब ये कांता ही मेरी मदद किया करती थी। उसमें कांता का कोई स्वार्थ नहीं था। बच्चों को पालने में कांता ने कितनी मदद की थी, मैं वो सब नहीं भूल सकती हूँ। और एक दिन जब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, तुमको कितनी चोट आई थी, तब बच्चों को कांता ने संभाला था। मैं तो तुम्हारे साथ अस्पताल में ही थी, तुम्हारी देखभाल करने में लगी हुई थी। ना मुझे खाने की सुध थी और ना ही जीने की, जब तक तुम होश में नहीं आ गए थे। मेरे प्राण सूख गए थे। ऐसे वक्त में मुझे कांता ने ही संभाला था। कांता तुम्हारे लिए काम वाली बाई होगी, पर मेरे लिए तो घर की सदस्य जैसी है। हाँ, तो तुम भी तो उसे कितना देती रहती हो। कभी बच्चों के पुराने कपड़े, सूट, साड़ियाँ, और जब भी चीजें रह जाती हैं उसके घर ही तो जाती हैं। सुमित ने कहा, हाँ देती हूँ, पर मैं कोई अनोखा काम नहीं करती हूँ। पुराने कपड़े तो कोई भी दे सकता है, उससे कांता का एहसान नहीं चुकाया जा सकता। तुम मुझे कल उसके घर पर ले चलना, आखिर मैं भी तो पता करूँ कि बात क्या है। रात भर रेनू अच्छे से सो नहीं पाई, उसका मन घबरात रहा था। सवेरे बच्चों को स्कूल छोड़कर वो सुमित के साथ चली गई। उसका घर बहुत दूर है, वह रोज ऑटो से आती है। रेनू ने कहा, काफी देर बाद एक गली में मुड़ना था तो सुमित नाक मुंह सिकोड़ने लगा। छी छी, किस गंदगी में तुम मुझे ले आई हो, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं यही दुकान में खड़ा रहूंगा। रेनू को पता याद था, वो एक बार पहले भी यहाँ आ चुकी थी। थोड़ी दूर सकड़ी गलियों पार करने के बाद उसे कांता का घर दिखाई दिया। उसने जाकर कुंडी बजाई तो कांता की बेटी ने दरवाजा खोला। अरे दीदी, आप और हमारे यहाँ कैसे आई हो? कुछ जरूरी काम था? हाँ, तेरी मम्मी कहाँ है? काम पर नहीं आई? मम्मी तो सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें फिर से चक्कर आया था और वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। उनके हाथ में चोट आई है। पापा उन्हें डॉक्टर के पास ले गए हैं, लेकिन वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? दीदी, महीने के आखिरी दिन है, पैसों की तंगी हो जाती है। पगार तो 1 तारीख के बाद ही मिलेगा, इसीलिए फोन कल सुबह तो चालू था, पर बाद में उसमें बैलेंस ही खत्म हो गया होगा। पापा तो कल रात से घर नहीं आए हैं। अच्छा, घर पर कुछ राशन का सामान है या नहीं? नहीं दीदी, थोड़े से चावल थे, वो भी खत्म हो गए हैं। अब शाम को पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तू ये पैसे रख, राशन का सामान ले आना और अस्पताल का नाम बता। रेनू वहाँ से जाकर आ गई और सुमित को कहा कि वो नुक्कड़ वाले सरकारी अस्पताल में लेकर चले। वहाँ जाकर उसने कांता को देखा तो वो एक पलंग पर लेटकर कहार रही थी। रेनू को देखते ही रोने लगी। आखिर इसे क्या हुआ है? डॉक्टर ने क्या बताया? कांता का पति बोला, रेनू दीदी, कांता को कमजोरी की वजह से चक्कर आया और ये गिर पड़ी तो इसके हाथ के ऊपर से तेज रफ्तार कार निकल गई। दायां हाथ बुरी तरह से घायल हो गया है, तभी तो दर्द की वजह से कहार रही है। रात को डॉक्टर नहीं आया और अब सुबह से भी इंतजार कर रहे हैं। अब सरकारी अस्पताल में
इलाज तो मुफ्त होता है, पर इलाज समय पर नहीं होता है, तो इसे किसी प्राइवेट अस्पताल में ले चलो। बेचारी का हाथ का इलाज नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। प्राइवेट अस्पताल की फीस बहुत होती है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप तो यहीं पर इलाज करवाएंगे, कांता के पति ने कहा। मैं कांता का इलाज करवाऊंगी, तुम इसे लेकर बाहर चलो। रेनू ने 1 सेकंड में निर्णय ले लिया और सुमित को साथ लेकर प्राइवेट अस्पताल में चली गई। वहाँ कांता का हाथ दिखाया, उसका एक्सरे करवाया, हाथ में फ्रैक्चर था, पट्टी बंधवाया और दवाइयाँ देकर उसे उसके घर छोड़ आई। तुम अपनी पत्नी का ध्यान रखना और अभी 2 महीने आराम करवाना, इसकी पगार इसको मिलती रहेगी। रेनू दीदी, आपने मेरे लिए इतना किया, आपका एहसान रहेगा। मैं इलाज में खर्च हुई पाई पाई चुका दूंगी, कांता ने कहा। नहीं कांता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तू बस अपना ध्यान रखना और जल्दी से ठीक हो जा। हाथ को जितना आराम देगी उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगी। रेनू वहाँ से वापस घर आ गई। घर आकर सुमित चिल्लाकर बोला, रेनू, मैंने तुम्हें कांता के सामने तो कुछ नहीं कहा, पर मैं इसलिए दिन रात नहीं कमाता हूँ कि तुम काम वाली बाइयों पर पैसे लुटाती रहो। अरे, घर में काम करती है, थोड़ी बहुत मदद कर दी, ठीक है, पर ये क्या, तुमने तो इलाज का सारा खर्च ही दे दिया। भला ऐसे कैसे घर चलेगा? तुमने तो उस काम वाली को सिर पर चढ़ा कर रखा है और उसके घर इस तरह गई। इस तरह तो कोई अपने रिश्तेदार के भी यहाँ नहीं जाता है। हद करती हो, इतनी महंगाई है, 2 बच्चे हैं, घर की ईएमआई, राशन पानी, स्कूल फीस, बहुत कुछ है, और तुम तो एक झटके में 10,000 रुपये पूरे कर दोगी। घर बैठे पगार देने की क्या ज़रूरत है? सुमित, कांता ने जो हमारे लिए किया है, ये 10,000 रुपये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसने तो मुझे नई जिंदगी दी है, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ। क्या एहसान किया है उसने? हर बार हमने पैसे भी तो दिया है, सुमित आवेश में बोला। सुमित, याद है जब तुम्हारी कार में भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। इस शहर में हमारे नाते रिश्तेदार कोई भी नहीं था। कांता अपने बच्चों को छोड़कर अस्पताल भागी आई थी। तुम्हारा बहुत खून बह चुका था, अस्पताल में तुम्हारे मैचिंग का खून नहीं था और तुम्हें खून चढ़ाना बहुत जरूरी था। अपने घर से कोई पहुंच नहीं पाया था, ऐसे में कांता का खून मैच हो गया और उसे चढ़ाकर ही तुम्हारी जान बचाई जा सकी है। जिसने तुम्हें जीवन दिया, मेरे सुहाग की रक्षा की, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? ये सुनते ही सुमित सन्न रह गया। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और इतनी बड़ी बात 2 सालों से छिपा रखी है। मैंने पूछा था, पर तुमने कह दिया था कि अस्पताल में ही खून मिल गया है। मुझे माफ़ कर दो सुमित, ये बात मैं तुम्हें कभी बताना नहीं चाहती थी, पर आज बतानी पड़ी। तुमने हमेशा छोटे लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। तुमने इन लोगों को कभी इंसान ही नहीं समझा, और तुम्हें पता लग जाता कि तुम्हें खून कांता ने दिया है तो तुम ना जाने कैसी प्रतिक्रिया देती। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम आज कांता की वजह से ही जिंदा हो। और रेनू रोने लगी। सुमित भी चुप हो गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो रेनू ने देखा सुमित कहीं नहीं थे। आखिर इतनी सुबह कहाँ चले गए? मैंने क्यों कांता की खून देने वाली बात बताई? रेनू अपने आप को कोसने लगी।
उसने सुमित को फ़ोन लगाया पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो चिंता ही कर रही थी कि कांता का फ़ोन आया। रेनू दीदी, सुमित भैया घर आए थे, फल और मिठाइयाँ देकर गए हैं और मेरी तबीयत भी पूछी। आज तो बड़े अच्छे से बात की और 2 महीने की पगार भी बढ़ाकर दे के गए हैं। रेनू ने फोन रखा, तभी सामने से सुमित आते हुए दिखाई दिए। रेनू, कांता को लेकर मैं हमेशा चिढ़ा करता था, पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। छोटे काम करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। मेरे अपनों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, पर अनजान अजनबी ने मदद की। अब मैं सभी का सम्मान करूँगा, सबसे प्यार से बात करूँगा, चाहे वो काम वाली हो, धोबी हो, माली हो, प्रेस वाला हो, कार साफ करने वाला हो। 2 महीने तक कांता ने आराम किया और उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया। वो अब काम पर आने लग गई। अब सुमित सही व्यवहार करने लगा और रेनू भी खुश थी कि कांता वापस आ गई और सुमित का दृष्टिकोण बदल गया। दोस्तों, समाज में छोटे काम करने वाले लोगों को छोटा समझकर हीन भावना से ही देखा जाता है, लेकिन मुसीबत में कई बार ये छोटे लोग भी बड़ा दिल रखते हुए बड़ा काम कर जाते हैं। हमें सभी काम करने वालों का सम्मान करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।